हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और आज हम नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? तो अपर्दन का सामान्य चक्र नदी अपर्दन से संबंधित है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। नदी द्वारा अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहा जाता है। इसे सामान्य चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहते हुए जल का कार्य अन्य अपर्दन के साधनों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। अपर्दन के सामान्य चक्र का प्रारंभ सागर तल से किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ हो जाता है। जैसे ही स्थलखंड धरातल के ऊपर उठता है, उस नदी द्वारा अपर्दन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, परंतु प्रारंभ में उत्थान की दर अपर्दन की दर से अधिक होती है। फलतः स्थलखंड की ऊंचाई तथा उच्चावच बढ़ते जाते हैं। कुछ समय बाद स्थल का उत्थान रुक जाता है तथा अपर्दन सक्रिय हो जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद अपर्दन द्वारा उत्थित भाग कटकर अपने आधार तल को प्राप्त हो जाता है तथा अपर्दन का एक सामान्य चक्र पूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल। तो जो जलवायु भूगोलवेत्ता वेगनर ने अपना सिद्धांत 1912 में प्रतिपादित किया, लेकिन इस सिद्धांत का विवेचन 1915 तथा 1920 ईस्वी में हुआ। इस सिद्धांत की विवेचना इन्होंने अपनी पुस्तक दाई एंसहंग डेर कॉन्टिनेंटे एंड ओशियन 1929 में किया। वेगनर के अनुसार जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो उसमें दो दिशा में प्रवाह हुआ, एक उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह दो प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए। उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशील के बल के कारण हुआ। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह का प्रमुख कारक वेगनर ने सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना। चंद्रमा की भ्रमण गति तीव्र होने पर यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी की गति पर अवरोध का कार्य करता है। फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग परिभ्रमण में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते हैं तथा पीछे छूट जाते हैं। इस कारण स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारी सूची को सम्मिलित करना है, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। केटिल हमारा प्राय हीमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त से संबंधित है। टार्न हमारा सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर है। एस्कर हमारा निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक से संबंधित है। और ड्रमलिन हिम गोलाश्म मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी से संबंधित है। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, तो वह नवजीवी महाकल्प का है। विश्व की स्थल आकृति का अधिकांश भाग नवजीवी महाकल्प का है। 6.3 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आज तक की संपूर्ण अवधि इस महाकल्प के अंतर्गत आती है। कुछ विद्वान इसे नियोजोइक के नाम से भी संबोधित करते हैं। नवजीवी महाकल्प के दो प्रमुख कल्पों के नाम तथा उनके अंतर्गत उत्पन्न प्रमुख स्थलाकृति का वर्णन निम्न है। तो नवजीवी महाकल्प भी दो में डिवाइडेड है, एक टर्शरी कल्प, एक क्वाटरनरी कल्प। तो टर्शरी कल्प में क्या है? हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा आल्पस एटलस प्रमुख पर्वतों का निर्माण हुआ। भारतीय मानसूनों की उत्पत्ति हुई तथा थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ। गंगा सिंधु के बेसिन का भी निर्माण हुआ। क्वाटरनरी कल्प में हमारे इसके अंतर्गत गंगा व सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सूची और उसका सम्मिलित करना है, वो भी नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित के द्वारा होती है। संबंध धारा के द्वारा। क्षोभ मंडल में वायु की गति संबंध धारा द्वारा प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे सघन तथा निचली परत होती है। वर्षा, बिजली का चमकना, चक्रवात, तूफान, कोहरा तथा बादल निर्माण जैसी घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल में घटने वाली इन घटनाओं के लिए H2O की सर्वाधिक मात्रा उत्तरदायी है। इस भाग में वायु का गर्म तथा शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से क्षोभ मंडल में सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जिससे वायु को गति प्रदान होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर पर पाई जाती है। वायु दाब की माप की इकाई है तो हेक्सा एम पास्कल। वायु दाब के माप की इकाई हेक्सा पास्कल है। सागर तल या धरातलीय सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायु दाब कहते हैं। सागर तल पर मानक वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है, जो कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर 540 मिलीबार हो जाता है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र हमारा बैरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सूची सम्मिलित करना है, जिसको हम डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे हम। फेरल सेल पश्चिमी पवन से संबंधित है। हेडली सेल हमारी व्यापारिक पवन से संबंधित है। पोलर सेल पूर्वी पवन से संबंधित है। और ITCZ, जिसको हम अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, वह निर्वात प्रदेश से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? तो वह अपक्षरण नहीं है। ऊर्जा स्थानांतरण में अपक्षरण की क्रियाविधि नहीं है। चालन के बारे में जानते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है। यह तभी संभव होगा जब वस्तुओं के तापमान में भिन्नता होगी। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। इसी नियम के अनुसार दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त कर गर्म होकर संपर्क में आने वाली वायु को गर्म करती है। विकिरण कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जो विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अभिकथन एवं कार्य दिया है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर संचलन को रोकती है तथा अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है। कार्य देखते हैं। जब स्थिर वायु पर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। तो ये दोनों ही कथन सही है हमारे। स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर संचलन को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ऊपर चढ़ती है। जब स्थिर वायु ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और इनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम हम्बोल्ट है। पैसिफिक ओशियन में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अपवेलिंग से उत्पन्न दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को हम पेरू धारा के नाम से जाना जाता है। प्रख्यात भूगोलविद हम्बोल्ट ने इस धारा की खोज की थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इस धारा के प्रभाव के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ। इस धारा में अपवेलिंग के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पानी में उपलब्ध होता है। यही कारण है कि पेरू में मत्स्य व्यवसाय का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है ज्वारीय रेंज। तो उच्च व्याख्या देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज कहा जाता है। उच्च ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति वियुति कहते हैं। इनमें से जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम में एक सीध में होते हैं, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति या सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं, और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे व्युति कहते हैं। उपर्युक्त दोनों की स्थितियों में सूर्य तथा चंद्रमा का बल एक साथ मिलकर कार्य करता है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है। निम्न ज्वार क्या है? प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल को एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों एवं पशुओं का ग्राम में किस युग में प्रारंभ हुआ? तो वह नवपाषाण काल में। तो व्याख्या देखते हैं। पशुओं तथा मानव का ग्राम में नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। इस काल में पहिए का तथा छोटे छोटे औजारों का आविष्कार हो चुका था। मानव ने नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया था और पशुपालन उसके मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आ गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सुमेलित करना है, तो इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे। हम स्वपोषी कौन होते हैं? अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं। विषमपोषी कौन से होते हैं? जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं? वो जीव जो पौधों का भोग करते हैं। और मृतभक्षी कौन से होते हैं? मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? वह निमग्न द्वीप या गुयार्ड के नाम से। तो समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है निमग्न द्वीप, गुयार्ड के नाम से जाना जाता है। इन्हें अंत्यसागरीय चबूतरों के नाम से भी जाना जाता है। प्रवाल के विकास के लिए ये अत्यंत उपयोगी हैं। निमग्न द्वीप चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी फिर से सूची सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित करना है इसमें। तो इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देखते हैं। पीटर हैगेट, जियोग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस, एंड पी.ई. जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ड्स के बारे में लिखा है। जी.पी. मार्स की बुक मैन एंड नेचर है। एवलर, एडम्स एंड गुल्ड ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बुक्स लिखी है। एंड डेविड हार्मे ने एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है। बी, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक उपागम से संबंधित है। ये नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हॉर्सन थे एंड क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। तो हमारा बी वाला आंसर गलत है। ये नोमोथेटिक नहीं है, जो कि आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण से संबंधित हैं। ये
क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक उपागम संबंधित नहीं है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉर्सन क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। इन्होंने भूगोल में इडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इस अवधारणा को इन्होंने 1939 ईस्वी में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक में प्रकाशित किया। यह अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। रिचर्ड हॉर्सन की अन्य पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीके के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? संभववाद से। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन संभववाद की अवधारणा से संबंधित है। संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास थे। ब्लास ने एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1891 ईस्वी में किया। ब्लास की प्रमुख पुस्तकें मानव भूगोल के सिद्धांत, टेबला डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस है, और फ्रांस में ब्लास ने लघु स्वरूपी क्षेत्रों को पेज कहा। ब्लास को फ्रांस का मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया? तो वह किर्क हैं। विलियम किर्क ने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है। व्यवहारवाद का मूल तत्व यह है कि किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए वहाँ के निवासियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण एवं पर्यावरण से उनकी अंतःक्रिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण अनिवार्य है। इस प्रकार मानव के व्यवहार या आचरण को भूगोल के केंद्रीय विषय के रूप में रखकर व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ग्रेगरी क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता थे और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आइडियोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 20, भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? वह हैं बेरोज। प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता बेरोज को मानव पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने कहा था कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन है। मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन नीतिवाद संदर्भ में नहीं बल्कि प्रकृति की व्यवस्था या जीवन के जाल में मानव के स्थान की व्याख्या के रूप में किया जाना चाहिए। हॉर्सन ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में लिखा है कि भूगोल मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। इस प्रकार हॉर्सन ने क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो उस टाइम की बात करें तो मुंबई की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्नगत चारों महानगरों में मुंबई की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये 2012 में क्वेश्चन पेपर था, तो उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स हैं, तो मैं अभी इस पर कोई गौर नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर इससे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है? तो वह तमिलनाडु। तो भारत में तमिलनाडु राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर है। निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर जनसांख्यिकी संक्रमण की चतुर्थ अवस्था होती है। इस अवस्था में शिक्षा के विकास के कारण निम्न प्रजनन दर हो जाती है तथा चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर विकास के कारण निम्न मृत्यु दर हो जाती है। इस अवस्था में विकसित देश तथा विकसित राज्य आते हैं। तमिलनाडु राज्य इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? तो वह बेरोजगारी है। भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के अभाव के कारण तथा रोजगार का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रिया की प्रधानता पाई जाती है जबकि द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, जिस कारण व्यक्ति बेहतर रोजगार हेतु गांव से प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? तो वस्तु की विस्तार सीमा वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है उस रिलेटेड है। वस्तु की विस्तार सीमा से तात्पर्य वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी से है। वस्तु की विस्तार सीमा का संबंध वॉन थ्यूनन के कृषि अवस्थापना मॉडल से है। वॉन थ्यूनन ने अपने मॉडल में यह माना कि वस्तुओं का परिवहन व्यय उनके भार तथा उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है? तो प्रशासनिक नियम के कांस्टेंट नंबर होता है जिसमें 7 से रिलेटेड होता है। इसकी व्याख्या देखिए। जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 ईस्वी में केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि नगरों के लिए केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग मार्क जेफरसन ने 1931 में किया। क्रिस्टालर अपने सिद्धांत में प्रशासकीय नियम के लिए k बराबर 7 संकेत का प्रयोग किया। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी षष्ठ कोड के सभी 7 सेवा केंद्र एक ही प्रशासकीय केंद्र से नियंत्रित होते हैं, अर्थात एक स्थान का अपने सबसे अधिक सीमावर्ती 6 आश्रित स्थानों के साथ पूरा प्रशासकीय संबंध रहता है। अगर इनका पदानुक्रम बनाया जाए तो वह 7, 49 और 343 के क्रम में होगा।
इसी प्रकार कृष्णाचार्य ने अपने सिद्धांत में बाजार सिद्धांत के लिए k=3 तथा परिवहन सिद्धांत के लिए k=4 संकेत का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से किसी स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया है, तो वह है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जो मांग के अनुसार कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। कच्चे माल की परिवहन लागत इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है, जैसे हौजरी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह है फसल गहनता। फसल गहनता या शस्य गहनता से आशय किसी निश्चित कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की आवृत्ति या संख्या से है। शस्य गहनता का निर्धारण शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल कृषित क्षेत्र के अनुपात के द्वारा किया जाता है। एक कृषित क्षेत्र पर एक वर्ष में जितनी अधिक फसलें उत्पन्न की जाएंगी उसकी शस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। फसल गहनता क्या है, तो सकल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाई निवल बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन नंबर 28। न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा है, तो वह बेवर ने। न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रथम प्रयास जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड बेवर ने 1909 ईस्वी में किया। 1929 ईस्वी में फ्रेडरिच द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुआ। बेवर की परिकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि न्यूनतम परिवहन लागत की न्यूनतम उत्पादक लागत की जगह लेगा तथा उद्योग की अवस्थिति में 3 कारक विशेष प्रभाव डालते हैं, जो कि परिवहन लागत है, श्रम लागत तथा समूहीकरण। लाश ने उद्योगों के स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां कुल लागत तथा कुल आय का अंतर अधिकतम हो, न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है, तो ट्रक फार्मिंग। यूएसए में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार क्षेत्रों में ट्रक द्वारा शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां, दूध इत्यादि उत्पाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थान की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं, तो वह है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। यानी इसकी व्याख्या जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर स्थापित की जाती है क्योंकि जापान इस्पात मिल में उपयोग होने वाले संपूर्ण लौह अयस्क का आयात करता है। तटीय क्षेत्रों में इस्पात मिलें स्थापित करने से आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह ऑप्शन नंबर सी, कान। व्याख्या देखते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कान को आधार नहीं बनाया जा गया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में शारीरिक शरीर, सिर की आकृति, त्वचा के रंग, बाल, नाक की आकृति, नेत्र, वर्ण, शरीर की हड्डी के ढांचे की नाप, कपाल की ऊंचाई, नासिका सूचकांक आदि को सम्मिलित किया गया है। भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने में निम्न भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया है, जो कि जिसमें है रिशले, हैडन, J.H. हटन, वॉन एक्सटेट, B.S. गुहा आदि। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सम्मिलित कीजिए, तो इसको भी हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। खिरगिज हमारे सेंट्रल एशिया से संबंधित हैं, याकूत साइबेरिया से, लैप्स स्कैंडिनेविया से, एस्किमो कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है, तो वह उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है, ये बात सत्य नहीं है। तो राज्य का हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार नहीं होता है, राज्य का प्रादेशिक आधार है। वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, वह संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न होता है। किसी भी राज्य में सामान्यतः निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजधानी, प्रभुसत्ता, आंतरिक संरचना, संचार एवं परिवहन तंत्र। उपरोक्त में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं, जिसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है, तो वह सिंहली है। तो व्याख्या देखते हैं। सिंहली द्रविड़ कुल की भाषा नहीं है। भारत में द्रविड़ प्रजाति के लोग पश्चिम से आए, जो भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता द्रविड़ों को ही माना जाता है, जो आर्यों से पराजित होकर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिण भारत की तरफ पलायित हो गए। वर्तमान समय में द्रविड़ परिवार की भाषाएं मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित हैं। तमिल, तेलुगु, ब्राहुई, कन्नड़, मलयालम, माल्टो, कुरुक आदि द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाएं 20% भारतीयों द्वारा बोली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 35, टोडा जनजाति का आवास है, तो टोडा जनजाति का आवास नीलगिरी श्रेणी है। टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली अन्य आदिम जातियां बडागा, कोटा, एरुला व कुरुम्बा है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो टोडा नर नारी सुंदर आकृति के, सुगठित शरीर वाले तथा लंबे कद के होते हैं। भोजन, ये शाकाहारी होते हैं। ये केवल पूजा, उत्सवों, त्योहारों आदि के समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी गई पशु बलि के पश्चात कर्म कांड के रूप में मांस भक्षण करते हैं। वस्त्र, ये लोग धोती बांधते हैं और कंधे से लेकर नीचे तक एक सूती चोगा पहनते हैं। जीवन निर्वाह का मुख्य साधन पशुपालन तथा जंगल से कंदमूल, फल, शहद, गोंद इत्यादि इकट्ठा करना है। क्वेश्चन नंबर 36, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो वह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। देश का आर्थिक विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद सर्वाधिक उपयोगी सूचक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें मेडल हमारा संचयी कार्यकारी मॉडल से संबंधित है, ठीक है। फ्रीडमैन हमारा सार्वभाग परिधि मॉडल से संबंधित है। यहाँ पे जो परिवहन मॉडल है वह हमारे टाफे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और फ्रैंक उन्होंने पराश्रयता मॉडल दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है, तो वह फ्रीडमैन ने स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया। फ्रीडमैन ने बताया कि केंद्र परिधि मॉडल में केंद्र तथा परिधि के संबंध इस तरह के होते हैं कि केंद्र अमीर होता जाता है तथा परिधि गरीब। क्वेश्चन नंबर 39, रोस्टॉक के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है, तो वह है बी, ऑप्शन बी, प्रारंभिक समाज, उत्प्रस्थान, परिपक्वता की ओर और अधिक जन उपभोग। व्याख्या देखते हैं। अमेरिका के विख्यात विद्वान डब्ल्यू रोस्टॉक ने अपना आर्थिक वृद्धि अवस्था मॉडल 1960 में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रत्येक देश विकास की किसी न किसी अवस्था से गुजर रहा है। इन्होंने अपने मॉडल में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं जिनसे प्रत्येक देश को गुजरना पड़ता है। रोस्टॉक के अनुसार एक आदिम समाज के आधुनिक समाज में विकसित होने से संबंधित 5 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला है पारंपरिक समाज की अवस्था, दूसरा उत्थान से पूर्व की दशाएं, उत्थान अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रस्थान, और 5वां है व्यापक उपभोग की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी क्षेत्र है, तो वह आसाम घाटी। आसाम घाटी का क्षेत्र आकारी या समांगी क्षेत्र का उदाहरण है। दिल्ली महानगर क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बताता है जबकि हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र अनुषंगी नगर को बताता है, और दिल्ली जयपुर आगरा त्रिकोण परिवहन नेटवर्क को बताता है। क्वेश्चन नंबर 41, तो 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात है, तो उसमें 5 से 10,000 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 5 से 10,000। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 933 था। जनगणना 2001 से 11 के बीच लिंग अनुपात में 10 की वृद्धि हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं। केरल में 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ 991, मेघालय 989। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें भी सूची सम्मिलित करना है, जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। खनिज और उसका खनन क्षेत्र से संबंधित। तांबा हमारा खेतड़ी राजस्थान से रिलेटेड है। लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटक, मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश, अभ्रक कोडरमा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मैंग्रोव निम्नांकित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो वह ज्वारीय वन। मैंग्रोव ज्वारीय वनों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वनों की लकड़ी तथा छाल क्षारीय हो जाती है। इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों की निम्न विशेषताएं हैं कि इनमें कठोर लकड़ी व क्षारीय छाल होती है। दुर्गम वन सीमित उपयोग। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो विशाखापट्टनम जहाज निर्माण से संबंधित है, ठीक है। टीटागढ़ हमारा कागज उद्योग संबंधित है। इसमें रेलवे उपकरण लिखा है, यानी ये गलत है। भद्रावती लौह एवं इस्पात से संबंधित है। पिंजौर मशीन औजार से संबंधित है। और जो रेलवे उपकरण है वह कपूरथला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर किस दशक में हुई, तो वह 1961 से 71 में। अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि 1961 से 71 में हुई। इस अवधि में मृत्यु दर लगातार तेजी से घटी।
घटी तथा जन्म दर में लगभग स्थिरता की स्थिति बनी रही, जिस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नांकित में से कौन सा है? तो वह आयत चित्र। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आयत चित्र है। दंड आरेख, इस आरेख में भिन्न भिन्न मूल्यों को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आरेख को स्तंभी आरेख कहते हैं। सरल दंड आरेख द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी गुण को प्रदर्शित किया जाता है। पाई आरेख, इस आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्यों के अनुपात में बांट देते हैं, अतः इस आरेख को विभाजित वृत्त आरेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो वह ज्यामितीय माध्य का। नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए ज्यामितीय माध्य सामान्यतः उपयोग किया जाता है। गणितीय माध्य, इस माध्य का उपयोग जनसंख्या वृद्धि तथा किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, आयात व निर्यात आदि मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों की औसत दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हरात्मक माध्य, प्रति घंटा औसत वेग ज्ञात करने के लिए यह माध्य परम उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित आरएन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? तो आरएन मूल्यों में 1.0 बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है। आरएन तालिका में सूचकांक का मान 0.0 से 2.15 तक होता है। यह है आरएन तालिका, जिसमें आप देख सकते हैं 0.00 से 0.09 पूर्ण संकेंद्रण होता है, 0.10 से 0.50 उच्च संकेंद्रण होता है, 0.51 से 0.99 तक गुच्छीदार क्रम होता है, एंड 1.00 से 1.19 दैव प्रतीप यादृच्छिक होता है, 1.20 से 1.49 उपागमीय प्रवृत्ति होती है, 1.50 से 2.14 तक परिक्षेपित क्रम, एंड 2.1491 से 2.15 पूर्ण षटकोणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? तो वह स्तरित यादृच्छिक होती है। स्तरित यादृच्छिक विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन की तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? तो वह सम्मान में अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। वर्ड प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से वितरण प्रदर्शित करने की विधि को वर्ड प्रतीक या प्रतीकी विधि कहते हैं। वर्णकता, जिसको हम कोरोक्रोमेटिक बोलते हैं, इसे रंगारेख विधि भी कहते हैं। इस मानचित्र में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टियों के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अथवा किसी फसल या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है। तो आज यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी पेपर 2 जून 2012 का हमने रिवीजन कर लिया है, और फिर इसके बाद हम इसका तृतीय प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड में। देखती हूँ, चलिए अच्छा मैं चलती हूँ। ओके।